ये ले किशोरी लाल, ये तेल, आटा, चावल और ये तेरे मसाले। अरे वाह वाह भाई, दोस्त हो तो तेरे जैसा। और ये रहे तेरे इस महीने के पैसे। अच्छा दोस्त, अब मैं चलता हूँ, अगले महीने फिर मिलेंगे। घर आकर लाला उन पैसों को गिनता है। वाह वाह, क्या कमाई हुई है। आहा, आज तो मजा ही आ गया। चलो बच्चों, आज मैं तुम्हें फिल्म दिखाने ले चलता हूँ, चलो चलो। सच पापा, हम अभी तैयार होकर आते हैं। ये फिर तो बहुत मजा आएगा। लगता है जी आजकल काम अच्छा चल रहा है। हाँ भाग्यवान, ऐसा ही समझ लो बस। अच्छा आप चलो, देर मत करो, जल्दी से तैयार हो जाओ भाई। ये है जीरकपुर में रहने वाला लाला मदन लाल गुप्ता, जिसकी राशन की दुकान थी। शहर से हर महीने सरकार की तरफ से उसकी दुकान पर ट्रक भरकर गांव वालों के लिए राशन आता था। सभी गांव वाले उसकी दुकान से राशन लेने आते थे। उसका काम तो अच्छा था, लेकिन उस लाला की नीयत बहुत गंदी थी। उसका स्वभाव बड़ा ही लालची था। वो हेर फेर करके पैसे कमाना जानता था। इसलिए जब भी शहर से राशन आता तो गोदाम में ले जाकर वो उसमें मिलावट करना शुरू कर देता। इस आटे में आधा मैदा मिला देता हूँ। हो गया। वाह 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 वाह। अब चावल में कंकड़, दाल में छोटे छोटे पत्थर, और इस लाल मिर्च में ईंट का चूरा, और तेल में बीमार जानवरों की चर्बी। अब इतना सारा राशन बच गया। इसे दूसरे गांव में किराना की दुकान पर बेचकर मैं खूब मुनाफा कमाऊंगा। लाला उस राशन को किशोरी लाल को बेच आता है। मदन लाल ये काम कई सालों से करता रहा था और इसी के दम पर वो गांव में सबसे ज्यादा पैसे वाला बन गया था। इस बात का घमंड भी अब उसमें आने लगा था। एक रोज, ये क्या है मदन, जो राशन के चावल तुमने हमें दिए हैं उसमें आधे से ज्यादा में तो कंकड़ निकले हैं। आटा जो दिया है उसकी रोटी तो रबड़ सी खिंचती है। तुम्हारा तेल ऐसा होता है कि पूछो ही मत। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा गुजारा कैसे होगा? अरे तो क्या अब मैं वो कंकड़ पत्थर भी साफ करके दूं? हैं? एक तो सरकार तुम गरीबों को मुफ्त में पाल रही है, हैं? मुफ्त में राशन दे रही है, हैं? उसमें भी तुम लोगों के भाव बढ़े हुए हैं भाई। तुम लोगों की भलाई के लिए मैंने राशन की दुकान खोली है, ऊपर से तुम मेरे ही काम में गलतियां निकाल रहे हो। और तुम लोगों को कुछ कहना पूछना ही है तो दिल्ली जाकर उन नेताओं से पूछो जो ये राशन भेज रहे हैं, समझे? अब राशन लेना हो तो लो, वरना चलते बनो भैया। अरे काकी, आप क्यों बहस करते हो इस लाला से? ऐसा ना हो साफ और अच्छे के चक्कर में ये राशन भी अपने हाथ से चला जाए और फिर भूखे पेट ही रहना पड़े। तू ठीक कहता है बेटा, वैसे भी पूरे गांव में यही एक राशन की दुकान है। अगर इसने भी राशन देने से मना कर दिया तो कहाँ जाएंगे हम? मैं तो जैसे तैसे भूखी रह भी लूं, लेकिन मेरे साथ जो छोटी बच्ची है उसे कैसे भूखा रखूं? गांव में इकलौती राशन की दुकान होने के कारण मदन लाल से कोई भी उलझना नहीं चाहता था। उस गांव के गरीब लोग चुपचाप वो राशन लेकर वहां से चले जाते हैं। आए थे बड़ा मुझसे पंगा लेने वाले हैं? शाम को लाला अपनी दुकान बढ़ाकर घर चला जाता है। जी आ गए आप नहाकर पूजा पाठ कर लीजिए, मैं तब तक खाना लगा देती हूँ। कुछ देर बाद मदन लाल अपने परिवार के साथ खाना खाने बैठता है। क्या स्वाद है इन चावलों में ममता। जी वही बासमती चावल है जो हम पिछले महीने शहर के मॉल से लाए थे। वैसे राशन भी अब खत्म होने वाला है। हाँ तो कोई बात नहीं, कल ही मैं शहर जा रहा हूँ, आते वक्त लेता आऊंगा। बाबा, हम भी आपके साथ शहर जाएंगे, इसी बहाने थोड़ा घुमाएंगे। ठीक है बच्चों, हम कल ही शहर चलेंगे राशन लेने, ठीक है? तब तुम अपनी पसंद का सामान भी ले लेना। हाँ ये पापा, आप बहुत अच्छे हो। अगले दिन लाला अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शहर में एक बड़े स्टोर में पहुंच जाता है, जहां से वो 2 महीने का राशन एक साथ ले आता है। पापा, मुझे ये बड़ी वाली चॉकलेट और मैगी के पैकेट लेने हैं। और पापा, मुझे चिप्स और कोल्ड ड्रिंक। हाँ बच्चों, तुम्हें जो चाहिए ले लो। सुनिए जी, जब अपने पास वाले गांव में ही किराने की इतनी बड़ी दुकान है तो फिर हमें शहर इतनी दूर राशन लेने क्यों आना पड़ता है? यहाँ आकर बच्चे भी ढेर सारी बेकार की चीजें खाने के लिए ले लेते हैं। अरे ना जाने वो लोग कैसा राशन देते हैं, कहीं किसी की सेहत खराब हो गई तो। और वैसे भी जब हमारे पास अच्छे खासे पैसे हैं तो फिर हम क्यों वो घटिया राशन खाएं? अब तुम आराम से इस एसी वाले मॉल में शॉपिंग करो। हाँ,
और ये घटिया सोच छोड़ दो। हाँ, और सुनो, शहर में रहने वाले सभी बच्चे यही सब खाते हैं, समझे? तो उन्हें तो कभी कुछ नहीं होता। चलो अब सामान लेने पर ध्यान दो, फिर आज यहीं शहर के रेस्टोरेंट में ही खाना खाकर वापस जाएंगे भाई। हाँ। ठीक कहते हो जी, मैं भी थक जाऊंगी तो मुझसे भी जाकर खाना नहीं बनेगा। मदन लाल राशन खरीदने के बाद अपने परिवार के साथ रेस्टोरेंट में जाता है, जहां तरह तरह के व्यंजन वो ऑर्डर करते हैं। उधर गांव में कमला काकी मुफ्त में मिले हुए राशन से खाना बनाती है। अनु बेटी कहाँ है? बहुत देर हो गई खेलते हुए, चल अब आजा, खाना बन गया है। दादी माँ 2 मिनट, बस अभी आया। तभी वहां से एक आइसक्रीम वाला गुजरता है। आइसक्रीम ले ली, आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। अरे वाह, आइसक्रीम वाला। दादी माँ मुझे आइसक्रीम खानी है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है बेटी कि मैं तुम्हें आइसक्रीम दिलवा सकूं। तू छोटी सी थी जब तेरे माँ बाप एक हादसे का शिकार हो गए और तुझे मेरी गोद में डालकर इस दुनिया से चले गए। इस बुढ़िया के पास दौलत के नाम पर कुछ नहीं है मेरी बच्ची, सिवाय तेरे। बड़ी मुश्किल से राशन मिलता है सरकार से, उसी से तेरा और अपना पेट भर पा रही हूँ। अनु उदास सा मुंह बनाकर अपनी झोपड़ी के बाहर बैठ जाती है और जब तक वो आइसक्रीम वाला वहां से चला नहीं जाता वो उसे निहारती रहती है। फिर चुपचाप अंदर चली जाती है और बेमन से वो चावल और दाल खाने बैठती है। छी, ये क्या दादी माँ, इसमें तो चावल कम और कंकड़ ज्यादा है और दाल भी पत्थर जैसी लग रही है। अब जो है खा ले बेटी। जैसे तैसे वो खाना खाती है, लेकिन अगली सुबह उसके पेट में काफी दर्द उठता है। आह, दादी माँ, आह! क्या हुआ मेरी बच्ची? दादी माँ बहुत दर्द हो रहे पेट में। दादी माँ, तू रो मत मेरी बच्ची, मैं अभी तुझे डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। कमला उसे सरकारी अस्पताल लेकर जाती है, लेकिन वहां तो पहले ही काफी ज्यादा लोगों की भीड़ थी, क्योंकि लाला के दिए हुए राशन से गांव में किसी न किसी को कोई न कोई परेशानी होती ही रहती। हे भगवान, यहाँ नंबर आते आते तो शाम हो जाएगी। नहीं, मुझे इसे अभी उस शर्मा की प्राइवेट क्लिनिक पर ले जाना होगा। कमला काकी अनु को बबलू की बैलगाड़ी में बिठाकर डॉक्टर अनिल के क्लिनिक पहुंचती हैं। देखिए अम्मा जी, मैं तभी इलाज कर पाऊंगा जब आप फीस भर पाएंगी, नहीं तो इसे यहाँ से ले जाइए। ऐसा मत कीजिए डॉक्टर साहब, इसके सिवा मेरा कोई नहीं है। अच्छा, मेरे पास ये चांदी की माला है, आप इसे रख लीजिए। वो माला मिलने के बाद डॉक्टर उसका इलाज करता है। देखिए पेट में थोड़ा इन्फेक्शन हो गया था, आप ये दवाइयां ऐसे दे दीजिए, कल सुबह तक ये ठीक हो जाएगी, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कमला काकी के वहां से जाने के बाद मदन लाल डॉक्टर के पास आता है। क्यों, काम कैसा चल रहा है डॉक्टर साहब? सुना है आजकल खूब नोट छाप रहे हो। बस आपकी मेहरबानी से ये लीजिए आपका कमीशन। दरअसल ये सब मदन लाल के उस मिलावटी राशन का ही कमाल था कि सभी लोग बीमार पड़ रहे थे और डॉक्टर की खूब कमाई हो रही थी, जिसमें से कुछ पैसे लाला भी लेता था। ऐसे ही समय बीता। एक रोज, अरे तेल तो घर पर खत्म हो गया और शहर राशन लेने हमने कल जाना है, ये भी दुकान चले गए। अब मैं नेहा के लिए पास्ता कैसे बनाऊं? उनको दुकान से भेजने के लिए बोलूंगी तो वो बहुत गुस्सा करेंगे, इसलिए राजू से कहकर पास वाली किशोरी लाल की दुकान से ही मंगवा लेती हूँ। ममता ने अपने नौकर राजू से कहकर वो तेल मंगवा लिया और उसमें नेहा के लिए पास्ता बनाकर उसको दे दिया। पास्ता खाने के कुछ देर बाद ही नेहा को खून की उल्टियां होने लगी। नेहा मेरी बच्ची, ये क्या हुआ तुझे? ममता जल्दी से उसे डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन डॉक्टर उस समय क्लिनिक पर नहीं था और जब तक वो आया तब तक नेहा की मौत हो चुकी थी। फूड पॉइजनिंग होने के कारण इसकी डेथ हो गई। फिर लाला को जब सारी बात पता चली तो वो अपने किए पर बहुत रोया। मेरी करने की सजा मेरी ही बच्ची को मिल गई। लाला ने सभी गांव वालों के सामने सारी बात बताई। फिर हाथ जोड़कर उसने सबसे माफी मांगी। अब उसने राशन में हेराफेरी करना बंद कर दिया। आखिरकार उसे इस बात की इतनी बड़ी कीमत जो चुकानी पड़ी थी। पायल और अनुष्का दोनों बहनें थीं। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। पायल जहां सांवले रंग की थी तो वहीं अनुष्का दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी। दोनों बहनें जवान हुईं। अनुष्का तेज तर्रार, मॉडर्न और सुंदर लड़की थी, इसलिए अमीर घर के लड़के ने उसे पसंद कर लिया। तो वहीं पायल की शादी एक गरीब परिवार में हो गई। पायल ढेरों अरमान मन में संजोए अपने ससुराल आई
लेकिन ईंट गारे से बना ढांचा ही अब उसका घर था। ये देख उसकी आंखें भर आईं, लेकिन इसी को अपनी किस्मत मानकर उसने चुपचाप स्वीकार कर लिया। उधर अनुष्का अपने बड़े अमीर ससुराल में आकर बहुत खुश थी। एक रोज जब पायल बाजार में सब्जी लेने पैदल जा रही थी तो अचानक गाड़ी में जाती हुई उसकी बहन अनुष्का की नजर उस पर गई। वो गाड़ी से उतर कर बोली, अरे दीदी, आप कहाँ जा रही हो? सब्जी लेने आई थी अनुष्का। खैर ये बता तू कैसी है और यहाँ कैसे? मैं भी ठीक हूँ। वो जो राधा कृष्ण मंदिर के सामने वाली कोठी है ना, वो विनय ने खरीद ली है। अब हम यहीं शिफ्ट हो गए और अभी मैं विनय के साथ मूवी जा रही थी तो आप पर नजर गई तो सोचा आपसे मिल लूं। वो क्या है ना, हम अमीर लोगों के पास ये सब सब्जी वब्जी लेने का टाइम ही नहीं होता ना। ये काम तो मेरे घर के नौकर करते हैं। मैं तो बहुत मजे में हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। वैसे आप कहाँ रहती हैं? त्रिलोकपुरी गांव, वहीं बस्ती में मेरा घर है। अच्छा खैर, मैं किसी दिन फुर्सत में आपसे मिलने आऊंगी, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। ओके बाय। ये कहकर अनुष्का अपने रास्ते निकल गई। ऐसे ही समय बीत गया। एक रोज पायल अपने पति उमेश से बोली, सुनिए जी, अपने घर में ना प्लस्तर करवा लो, दीवार की दरारों से मच्छर घुस आते हैं। बस कुछ दिन और गुजारा कर लो। अब रिक्शा चलाने के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा हूँ। भगवान ने चाहा तो जल्दी अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। ऐसे ही समय बीता। एक रोज अनुष्का पायल के घर आई, शॉर्ट ड्रेस, आंखों में चश्मा, हाई हील और हाथ में ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर। जब वो अपनी कार से उतरी तो सभी आस पड़ोस के लोग उसे देखते रहे, यहाँ तक कि उसकी खुद की बहन पायल भी उसे पहचान नहीं पाई। अरे अनुष्का तू? बाप रे, तेरा तो स्टाइल ही बदल गया। अब क्या करे दीदी, अमीरों का तो यही लाइफस्टाइल होता है। अच्छा अब क्या यहाँ दरवाजे पर ही बातें करोगी? चलो अब मुझे अंदर आने दो, मैं भी तो देखूं तुम्हारे महल को। अनुष्का उसके घर के अंदर आती है तो चारों ओर से उसकी ईंट की चार दीवारी को ही देखती रह जाती है। फिर पायल के हाथों में तरह तरह के मिठाइयों के डिब्बे और ढेर सारे गिफ्ट देती है। फिर कुछ देर बाद पायल पानी लेकर आई। उसकी सांस फूली हुई थी। दीदी कहाँ चली गई थी पानी लेने? आपकी सांस फूली हुई है। गली के बाहर जो सरकारी नल है ना, वहीं से लाई हूँ। सरकारी नल से? ना बाबा ना, मैं नहीं पीऊंगी, कहीं मेरा पेट खराब हो गया तो। अच्छा वैसे यहाँ अजीब सी बदबू क्यों आ रही है? वो मैंने सुबह लिपाई की थी ना, तो थोड़ी गोबर और मिट्टी की महक तो आएगी ही। यू गोबर, छी! मेरे घर में तो ग्रेनाइट पत्थर लगा हुआ है, वो भी महंगे वाला। अच्छा मैं चलती हूँ। अनुष्का तू पहली बार अपनी बहन के ससुराल आई है, चाय तो पी कर जा। चाय? अब इस गोबर वाले घर में कुछ भी पीने की इच्छा नहीं हो रही। नहीं नहीं रहने दो दीदी, मैंने चाय पीना छोड़ दिया। अब तो मैं सिर्फ केसर पिस्ते वाले दूध ही पीती हूँ। अच्छा मैं आपको ना मेरे यहाँ संडे पार्टी भी है, उसका इनविटेशन देने आई थी, आपको आना है। ओके, इसी बहाने आप मेरा ससुराल भी देख लोगी। ये कहकर अनुष्का वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद पायल वो डब्बे खोलती है तो उसमें बहुत सारा खाने का सामान था। अब वो परेशान थी कि जब वो अनुष्का के घर जाएगी तो क्या लेकर जाएगी। शाम को उमेश घर आया तो वो बोला, पायल, अमीरों और गरीबों के लाइफस्टाइल में बहुत फर्क होता है, और वो अमीर हैं और हम गरीब, उनके जैसी हैसियत नहीं है हमारी। ऐसे ही दिन बीत गए। पायल को चिंता सताने लगी कि वो अनुष्का के यहाँ क्या लेकर जाएगी। फिर उसे ख्याल आया कि अनुष्का को उसके हाथ के आटे के लड्डू बेहद पसंद है। वो जल्दी से आटे के लड्डू बना लेती है और फिर अगले दिन उन्हें लेकर अनुष्का के घर पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि अनुष्का अपने शीश महल जैसे घर में आराम से बड़े से सोफे पर बैठी है। उसकी ठाट बाट देखकर पायल हैरान रह गई। पायल ने अनुष्का को पुकारा। अनुष्का ने उसकी ओर देखा तो वो गुस्से से भड़क गई। ओफो दीदी, मैं जानती हूँ कि तुम गरीब हो, लेकिन कम से कम तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि अमीर लोगों के घर कैसे बनकर जाना चाहिए। अरे कम से कम एक जोड़ी नए कपड़े ही खरीद लेती। तुमसे अच्छी तो हमारी एक काम वाली लग रही है। तभी वहाँ अनुष्का के ससुराल वाले भी आ गए। अनुष्का, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से आटे के लड्डू बनाकर लेकर आई थी। पहले बात अलग थी दीदी, अब मैं अमीर खानदान में आ गई हूँ। जाओ यहाँ से। अब मेरे यहाँ तभी आना जब तुम्हारा ये गरीबी वाला लाइफस्टाइल बदल जाए। बहू, क्या जरूरत थी गरीब लोगों को पार्टी में बुलाने की? अनुष्का, तुम तो इनके यहाँ कितना कुछ लेकर गई थी और ये बेकार से लड्डू लेकर आई हैं। अपनी बेइज्जती देखकर पायल रोते हुए वहां से चली जाती है। ऐसे ही 3 साल बीत गए। दोनों बहनों की डिलीवरी होने वाली थी। पायल को उमेश जल्दी से पास के सरकारी अस्पताल में ले जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ अनुष्का को विनय एक महंगे प्राइवेट अस्पताल में ले जाने लगता है। लेकिन प्राइवेट अस्पताल थोड़ा दूर होता है और वो वहां तक नहीं जा पाते, इसलिए वो भी अपनी पत्नी को सरकारी अस्पताल में ही ले जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर पायल से कहते हैं,
मुबारक हो, आपको 2 जुड़वा बेटे हुए हैं। ये सुनकर पायल और उमेश बहुत खुश हुए, लेकिन तभी दूसरे कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। पायल ने पर्दा हटाकर देखा तो सामने बिस्तर पर अनुष्का बेहोश थी और विनय और उसकी माँ आपस में बातें कर रहे थे। माँ, जब अनुष्का होश में आएगी और अपने बच्चे के बारे में पूछेगी तो मैं उसे क्या कहूंगा कि तुम्हारा बेटा मरा हुआ पैदा हुआ है और अब वो कभी मां नहीं बन सकती? नहीं बेटा, अगर ऐसा हुआ तो वो सदमे में भी जा सकती है या हमेशा हमेशा के लिए कहीं कोमा में ना चली जाए। इसीलिए डॉक्टर ने उसे कुछ भी बताने से मना किया है। नहीं माँ, मैं अनुष्का को नहीं खोना चाहता। उनकी बातें सुनकर पायल और उमेश ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर एक फैसला लिया। पायल ने अपना एक बेटा गोद में लिया और विनय से जाकर कहने लगी, विनय, मैं भी अपनी बहन को नहीं खोना चाहती। हमने आप दोनों की सारी बातें सुन ली। मैंने जुड़वा बेटों को जन्म दिया है, इसलिए मेरा एक बेटा तुम रख लो और अनुष्का को यही कहना कि ये उसी का बेटा है। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन दुख तो सबका बराबर ही होता है ना। मेरे बेटे की परवरिश करते समय उसे गरीब और अमीर दोनों के बारे में बताना, ताकि वो गरीबों का दुख भी समझ सके। अनुष्का होश में आ चुकी थी, उसने उनकी सारी बातें सुन ली थी। वो हाथ जोड़कर पायल के सामने रोते हुए कहने लगी, मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने आपको कितना भला बुरा कहा। शायद उसी की सजा मुझे मिली है जो भगवान ने मेरा बच्चा छीन लिया, साथ ही हमेशा के लिए मां बनने के सुख से भी वंचित कर दिया। दीदी, आपके बेटे को अपना बेटा समझकर पालूंगी, शायद इससे मेरे सारे पाप धुल जाए। मेरा नहीं बहन, तेरा बेटा, आज से ही तेरा बेटा है। दोनों बहनें रोते हुए एक दूसरे के गले लग गई। आज माँ की ममता ने अमीरी गरीबी के सारे फासले मिटा दिए।